हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे एसएसटी का 7वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके यूपी टीईटी 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का 7वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त काल में स्वर्ण युग किस कारण कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग किस कारण कहा जाता है? इसके ऑप्शन है राजनीतिक स्थिरता के कारण, ऑप्शन बी आर्थिक समृद्धि और संस्कृति उन्नति के कारण, ऑप्शन सी राजनीतिक संघर्ष के कारण, ऑप्शन डी विदेशी आक्रमणों के कारण। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक समृद्धि और संस्कृति उन्नति के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का अद्भुत विकास हुआ, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही कला, साहित्य और विज्ञान में कई उत्कृष्ट कार्य हुए थे। जैसे इसमें साहित्य में जो कालिदास उस समय के जो कवि थे, उन्होंने कई सारे ऐसे महाकाव्य लिखे हैं, जैसे शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया। तो उनसे हमारे साहित्य का विकास हुआ था। और कला में भी कई सारे स्थापत्य कला, जैसे बहुत सारे झांसी का जो देवगढ़ मंदिर है और गुप्त काल के कई सारे स्थापत्य कला हैं, जिनसे हमारी देश का हमारे उसका विकास हुआ था, कला संस्कृति का। तो इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, ऑप्शन सी कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग, ऑप्शन डी धार्मिक भेदभाव। तो इसका क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल के कारतूस दांत को काटने होते थे, जिसमें चर्बी होने की बात से सैनिकों में विद्रोह फैल गया। और 1857 का तात्कालिक कारण ब्रिटिश सेना में एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूसों का प्रचलन था, जिससे हिंदू और मुसलमानिक जो मुसलमान सैनिक थे उनमें धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। तो इसका जो मुख्य कारण था वो तो एनफील्ड राइफल जो थी, उसमें जो कारतूस लगे होते थे उनको दांत से काटना पड़ता था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था। इससे जो सैनिक थे, हमारे जो भारतीय सैनिक थे, तो उनमें इस चीज़ का आक्रोश पैदा हो गया कि उनकी धार्मिक भावनाएं जो थी आहत होती थी इस कारण से, और इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। और विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी तो वो पहले ही हो चुकी थी। भारतीय सैनिकों में असंतोष जो पहले से ही ब्रिटिश शासन के जो खराब व्यवहार था, पदोन्नति में कमी थी और समाज समानता से नाराजता थी, क्योंकि जो ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे वो जो भारतीयों को गलत नज़र से देखते थे या उनका अपमान करते थे, अपमानजनक नज़र से उनको देखते थे और उनको पदोन्नति भी नहीं करते थे और उनको जैसे उनके साथ खराब व्यवहार करते थे। ये भी इसका एक कारण था। और चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा एक चिंगारी की तरह काम किया, जिसने पहले से मौजूद कई राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य असंतोषों को भड़काकर 1857 का विद्रोह का रूप ले लिया। तो जो उसका तत्कालिक कारण था वो तो चर्बी वाले जो कारतूस थे वो था, लेकिन उसके पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक कारण पहले से थे, जो कि जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी तो वो गलत थी, और उनका जो भारतीयों के प्रति जो व्यवहार था वो भी गलत था। तो ये जो कारण जो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन उनको जो चिंगारी का काम किया वो इन कारतूसों की वजह से वो विद्रोह का रूप फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था? ऑप्शन ए आजाद हिंद फौज, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल, ऑप्शन डी भारतीय सशस्त्र सेना। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी जो 1943 में जो सिंगापुर में जो अ, उनका जो संगठन वो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसी में इन्होंने इस चीज़ का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वहीं पर इन्होंने ही इस सेना का गठन किया था, और इस सेना को फ्री इंडिया आर्मी भी कहा जाता है।
सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का संगठन किया था। इसमें लगभग इस जो भारतीय जो सेना थी, तो इसमें 40,000 स्त्री और पुरुषों को इन्होंने शामिल किया था। आजाद हिंद जो फौज थी, और इसका जो नेतृत्व था वो सर्वोच्च कमांडर सुभाष चंद्र बोस ही थे इसमें। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत को विदेशी सेना से मुक्त कराना था, और भारत को विदेशी सेना से मुक्त कराने के लिए ही इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सहयोग से गठित एक सशस्त्र बल के रूप में जाना जाता था। और इन्होंने जो इसका गठन किया था वो जापान के सहयोग से किया था। जापान में रहकर भी इन्होंने इस सेना का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1870। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1853 में हुई थी इसकी शुरुआत। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और थाड़े के बीच चली थी, और इसकी जो डेट है वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो ये तारीख भी आपको याद रखनी है कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और ये मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। ये पहली यात्री ट्रेन थी जो मुंबई और थाड़े के बीच में चली थी, और ये ऐतिहासिक यात्रा में 40 लकड़ी की बोगियों वाली ट्रेन को इसमें शामिल किया गया था। और इसने दूरी जो की थी वो 34 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो तारीख 16 अप्रैल 1853, और मुंबई और थाड़े के बीच में चली थी, और जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर की थी। और इसके इंजन जो थे उसमें 3 इंजन का प्रयोग हुआ था, साहिब, सिंध और सुल्तान। और इसमें लगभग 400 यात्रियों ने यात्रा की थी। और इसका जो परिवहन कंपनी जो थी, उसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल विभाजन कब और किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए 1905 में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी 1909 लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी 1911 लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में प्रशासनिक सुविधा के बहाने बंगाल का विभाजन किया था, जिसका देश भर में विरोध हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन था उसने 1905 में प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन किया था, और इसका देश में पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि ये लागू कब से हुआ था, तो 16 अप्रैल 1905 से प्रभावी हुआ था। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है पेपर में। 16 अप्रैल 1905 को ये लागू हुआ था बंगाल विभाजन, और इस विभाजन ने विशाल बंगाल प्रांत को पूर्वी बंगाल मुख्य रूप से मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल मुख्य रूप से हिंदू में बांट दिया था। इसने बंगाल को 2 भागों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। लेकिन जो इसका विभाजन जो किया था उसने हिंदू और मुस्लिम की एकता को कमजोर करने के लिए किया था। वो प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर उसने हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी उसको तोड़ने का काम किया था, और जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया था, और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको कि 1911 में इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और 16 अक्टूबर को इसको लागू किया गया था। और कारण जो था आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, लेकिन असली मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना था। और फूट डालो राज करो का शासन नीति अपनाया था इसने। जो लॉर्ड कर्जन था उसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। उसने हिंदू और मुस्लिम की एकता को कमजोर करने के लिए इस चीज को जो विभाजन बंगाल का विभाजन किया था।
और 1911 में इसको फिर रद्द कर दिया गया था इसके विरोध को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? ऑप्शन ए 12 घंटों में, ऑप्शन बी 24 घंटों में, ऑप्शन सी 48 घंटों में, ऑप्शन डी 365 घंटों में। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 घंटों में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे या 23 घंटे 56 मिनट या 4 सेकंड का समय लेती है। ये भी आपको याद रखना है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने घंटे कितने मिनट और कितने सेकंड में पूरा करती है। तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है। और इसे दिवस या नक्षत्र दिवस भी कहा जाता है। जो उसका रोटेशन पीरियड होता है वह समय जिसमें कोई भी वस्तु अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती पूरा करती है, वह उसका घूर्णन काल कहते हैं। जैसे पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे है। जो रोटेशन करती है उसको ही घूर्ण बोलते हैं, जो अपनी धुरी पर घूमती है। तो अपनी ही जगह पर स्थित होकर ही चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है, या रोटेशन इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी झुकाव, ऑप्शन डी उदय। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी परिक्रमण। जो पृथ्वी जो अपनी जगह पर स्थिर होकर अपनी धुरी पे ही जो चक्कर लगाती है उसको घूर्णन या रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब वह अपने पथ पर चक्कर अपनी धुरी पर घूमते हुए अपने जो उसका एक्सिस से जो पथ पर जो घूमती है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें पृथ्वी एक निश्चित पथ जो उसका कक्षा होती है अपनी ऑर्बिट में चल के ही वो सूर्य का चक्कर जो लगाती है उसको रोटेशन रेवोल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। और इस चक्कर को पूरा करने में लगभग 365 दिन या 1 वर्ष लगता है। जो अपनी अपनी धुरी पर घूमती है, जो घूर्णन का जो समय होता है वो 24 घंटे होता है, याद रखना है आपको। और जो परिक्रमण का जो समय होता है वो 365 दिन या 1 साल होता है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यह गति को परिक्रमण बोलते हैं। और कक्षा एक निश्चित पथ होता है, इसमें अपने सूर्य की परिक्रमा करती है। और इसका जो समय जो होता है वो 365 दिन होता है। बल्कि जो घूर्ण होता है वो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की गति से दिन और रात होते हैं। जो घूर्णन होता है उससे दिन रात होता है, और जो परिक्रमण होता है उससे पूरे वर्ष में 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है। इसमें ऋतु परिवर्तन भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी का झुकाव, ऑप्शन बी पृथ्वी का आकार, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी सूर्य की गति। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी का झुकाव। सॉरी, इसका ऑप्शन है सी पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमना है, जो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का वह हिस्सा जो सूर्य के सामने होता है वहां दिन, और जो उसके पीछे होता है पीछे वाला हिस्सा जहाँ अंधेरा होता है उसको रात कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो दिन रात होने के कारण होता है वो उसका पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमने के कारण ये होता है, जिसको 24 घंटे पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। इसे हम दिन और रात कहते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव जो है वो लगभग 23.5 डिग्री है, और यह भी दिन रात की अवधि में परिवर्तन नहीं करता, बल्कि ये मौसमों में बदलाव के कारण होता है। जो पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, उसके कारण ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो उसके कारण होता है। और जो दिन रात होते हैं वो उसके घूर्णन के कारण, जो अपनी धुरी पर जो घूमती है उसके कारण दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो भारत जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और यह नेपाल और चीन के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। इसका जो विस्तार है माउंट एवरेस्ट का, वो नेपाल और चीन में है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8,849 मीटर और ये नेपाल और चीन में स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वह प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान करता था। जो आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसको 2019 में इसको खत्म कर दिया गया है। तो जो 370 जो धारा थी वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती थी, जिससे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वायत्तता मिलती थी और जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये भी डेट आपको याद रखनी है कि इसको धारा 370 को कब समाप्त किया गया, तो 5 अगस्त 1900 नहीं 2019 को समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया गया। और ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे। जैसे जो राज्य सरकार जो होती थी वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर को रक्षा, विदेश मामलों और संचार को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अपने कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती थी। तो ये जो इन जो क्षेत्र थे रक्षा और विदेश मामलों को छोड़कर जो भी और उसके जो राज्य के अंदर जो भी राजनीतिक मामले होते थे या सामाजिक मामले होते थे उनका निर्णय वो स्वयं लेती थी। तो इस तरह से उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और ये अस्थायी प्रावधान था। इस अनुच्छेद को जम्मू और कश्मीर से संबंधित था और ये अस्थायी प्रावधान था और इसको 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा 370 को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए। और जब ये धारा 370 जब हटाएगी उसके बाद में जो भी संविधान जो हमारा भारत का है उसके सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिए गए या लागू जैसे हो गए अपने आप। जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं उसी तरह से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए। और इसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। और इसके बाद जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको ये धारा हटाने के बाद उसको एक केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर था 11 का राइट आंसर था ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी राष्ट्रीय गान, ऑप्शन डी नागरिकता। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय भाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है, जिसके तहत देवनागरी लिपि हिंदी को भारत की संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। जो अनुच्छेद 343 है उसमें जो हमारी राजभाषा है हिंदी उसका वर्णन किया गया है और यह भारत संघ की एक राजभाषा घोषित की गई है। सरकारी कामकाजों में भारतीय अंकों का उपयोग करने का प्रावधान है। जैसे हिंदी राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 1 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की
राजभाषा होगी। जो अनुच्छेद 343(1) है उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है कि जो हमारी राजभाषा है हिंदी, वो संघ की राजभाषा या भारत सरकार की राजभाषा होगी। जो भारत में जो भी सरकारी कामकाज होगा वो हिंदी में किया जाएगा। और उससे पहले जो भी कामकाज होते थे वो इंग्लिश में होते थे, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों को मान्यता दी गई है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये काम किया जाएगा। और संविधान अंग्रेजी का प्रयोग जो था वो संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि तक 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए पूर्णतः जारी रहेगा। और जो संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें इस चीज का वर्णन किया गया था कि जो जब से संविधान लागू हुआ है और इसके 15 वर्षों तक जो कामकाज, सरकारी जो कामकाज है, जैसे जो उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में जो भी काम होता है या जो भी राजनीतिक उसमें होता है, तो वो जो कामकाज है वो पूर्ववत पहले की तरह अंग्रेजी में होते रहेंगे 15 वर्षों तक। और उसके बाद में हिंदी में ये काम, और हिंदी में भी चालू हो मतलब होने लगा था। और उसके बाद संसद द्वारा हिंदी से बदलने का प्रावधान किया गया था और बाद में ये काम हिंदी में होने लगे। अनुच्छेद 343 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया और इसके प्रयोग के नियम को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद जो 43 है, 343 है, वो हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान संशोधन, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद की शक्तियां, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि संसद किसी प्रकार संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन या निरसन कर सकती है जिसमें विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता शामिल है। जो अनुच्छेद 368 जो है वो जो हमारा भारतीय संविधान है वो संसद को संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। और इसमें जो प्रक्रिया है उसमें राज्य तथा केंद्र शासित जो राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनकी सहमति से ही ये कार्य हो सकता है, कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन होते हैं। जैसे विशेष बहुमत से, जिसमें संसद के विशेष बहुमत जो उपस्थित जो सदस्य होते हैं और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से, जो उपस्थित जो संसद सदस्य जो होते हैं उनकी उपस्थिति से जो 2/3 बहुमत होता है उससे ये संविधान संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा है राज्यों के अनुसमर्थन से, संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। और संविधान 24वां जो संशोधन है वो 1971 के 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 68 को जोड़ा गया है। जो अनुच्छेद 368 जो है वो 71 संविधान संशोधन 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है कि संशोधन के द्वारा, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है जिससे संसद की संशोधन शक्ति को और मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 295, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 400। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 395। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां विभाजित थे। और वर्तमान में संशोधन के बाद, जैसे संविधान में जो संशोधन होते रहते हैं तो इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनको उपखंडों में बांट दिया गया है। जैसे 14 का ए, 19 का ए, 32 का ए, बी, ऐसे करके इनको उपखंडों में बांट दिया गया है। तो इस प्रकार जो संविधान में वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो लगभग 470 के अनुच्छेद हैं। और ये जैसे 395 जो मुख्य जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं, लेकिन उनको उनको उपभागों में या उप अनुच्छेदों में बांटा गया है। जैसे 19 का ए, 14 का ए या बी, इस तरह से। और भाग जो है वो 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। और जो हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया में सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो हमारे भारत का ही है।
तो ये आपको याद रखना है कि जो भाग जो हैं वो 25 हो गए हैं और अनुसूचियां जो हो गई हैं वो 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अनुच्छेद 25 से 28 तक किस अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी न्याय पाने का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जो सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतरात्मा की स्वतंत्रता, यह सभी व्यक्तियों को अंतरात्मिक की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 25 है उसके अनुसार हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी आचार विचार को हम धारण कर सकते हैं। ये हमारे हमें ये संविधान ये हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसके आचार विचारों को हम अपना सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 28 जो है उसमें धार्मिक शिक्षा जो होती है उसका प्रावधान किया गया है। जो विशेष किसी धर्म की जो शिक्षा होती है उसको आप प्रदान कर सकते हो 19 अनुच्छेद 28 के तहत। यह अनुच्छेद शैक्षणिक संसाधनों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 28 है उसके अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो अनुच्छेद जो 25 है वो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है इसमें, और 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। इसमें हमें किसी तरह से कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है, ये संविधान हमें ये अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। भारत में कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन निष्कर्षण होता है, जिसमें खेती, वानिकी, पशुपालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था की नींव है। तो हमारे भारत में जो कृषि है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें ही जो प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं जैसे उत्पादन करना हो गया, और जो उद्योग के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो उनका जो कच्चा माल होता है वो भी यहीं से जाता है। तो जैसे वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और यह एक व्यापक और आर्थिक शब्दावली है जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित गतिविधियां हैं। कृषि क्षेत्र को अक्सर कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कृषि केवल खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन भी होता है, डेयरी, मछली पालन और वानिकी भी शामिल है। कृषि में सिर्फ खेती बाड़ी ही करना ही कृषि के अंतर्गत नहीं होता है, इसके अंदर वानिकी हो गया, पशुपालन भी इसी के अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन भी इसी के अंतर्गत शामिल है। और जब भारत में कृषि क्षेत्र की बात होती है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र या कृषि संबंध क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, विशेष रूप से खाद्यान्न फसलों जो गेहूं और चावल है उनकी फसलों को उनका उत्पादन और उनका वृद्धि और उसका विकास करना। जैसे इसके नई कृषि तकनीकों और उच्च उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और उन सिंचाई की विधियों का उपयोग कर किया जाता है, या इनका प्रयोग करके जो गेहूं और चावल की जो खेती है उनको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, ताकि जो देश में खाद्यान्न की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए ही जो कृषि जो हरित क्रांति लाई गई थी वो उसका उद्देश्य जो था भारत में जो खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, या भारत में खाद्यान्न की जो आपूर्ति को पूरा करने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया था। और इसका उद्देश्य भी इसीलिए था कि खाद का जो संकट है हमारे देश में उससे निकला जा सके और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना हरित क्रांति का उद्देश्य था।
और ये 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इसका जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं और चावल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरित क्रांति की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन सी हैं, तो गेहूं और चावल है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी परिवहन। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है क्योंकि यह देश की अधिकांश आबादी को भोजन और आजीविका प्रदान करती है, सकल घरेलू उत्पाद में पूर्ण योगदान देती है और कई उद्योगों का समर्थन करती है। हालांकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसने जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जो कृषि है वो भारत की रीढ़ कही जाती है क्योंकि कृषि से ही कई उद्योगों का विकास होता है और इसमें जो भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है 50% तक जनसंख्या है जो वो कृषि कार्य में ही कार्यरत है और इससे ही हमारे देश का जो खाद्यान्न की वो पूर्ति होती है वो इसी से ही होती है। इसलिए जो और ये हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका जीडीपी, भारत की जो जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है कृषि का। और ये खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करती है। भारत के इतने विशाल जनसंख्या वाले देश में खाद्य पूर्ति करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको ये पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी 80%। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 54%। भारत में कृषि कार्य पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यह 54.6% जो कार्यबल है वो कृषि कार्य में लगा हुआ है और जबकि हालिया आंकड़ों के अनुसार यह रिपोर्ट 50% तक है। तो कुल मिला के 50 या 54% जो कार्यबल है वो कृषि कार्य में लगा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार 54.6% जो कार्यबल है वो कृषि कार्य में संलग्न है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्रदान करती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो मुख्य काम जो कार्यबल जो है वो कृषि कार्य में ही लगा हुआ है और आर्थिक महत्व यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी लगभग 15 से 18% तक योगदान देता है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जो कृषि का जो भाग है जीडीपी में वो 15 से 18% तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चावल। भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से चावल सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है जो देश का सबसे बड़ा फसल क्षेत्र है और प्रमुख खाद्यान्न है। जो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न है या फसल जो है वो चावल ही है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा चावल की ही खेती होती है, उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा खाया भी चावल ही जाता है। तो भारत में चावल सबसे बड़े कृषि क्षेत्र में उगाया जाता है और भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। चावल जो है वो दूसरे स्थान पर भारत उगाने में चावल को उगाने में भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद, पहले स्थान पर चीन है और यह भारत की मुख्य खाद्य फसल है। और इसके जो राज्य हैं जो इसमें अग्रणी हैं जैसे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, असम, ओडिशा, तमिलनाडु प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। तो इसके ये राज्य हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनको भी याद रखना है कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा और तमिलनाडु। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।